गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 2 संघवाद जो हम कर रहे थे उसका लेक्चर 3 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि भारत की जो संघीय व्यवस्था वो किस प्रकार की है और वो किस प्रकार से चलती है, काम करती है। आज हम बात करेंगे कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत में अनेक भाषाओं के लोग थे, तो उनको उस विविधता को संजो कर रखना एक बहुत ही मुश्किल कार्य था। तो वो किस प्रकार से किया गया था, क्या किया गया था। बात करते हैं कि जो राज्य बने वो किस प्रकार बने थे। भाषाई राज्य, इनको एक शब्द का प्रयोग इनके लिए किया गया था क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया था। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो ये एक बहुत ही कठिन परीक्षा थी। आप पहले की क्लासेज में जैसे पढ़ चुके हैं, आज़ादी के समय हमारे सामने बहुत सी समस्याएं थी। उनमें से एक जो समस्या थी वो भाषा की भी थी। भारत ने 1947 में लोकतंत्र की राह पर यात्रा शुरू की थी। 1947 से 2017 तक देश के राजनीतिक बदलावों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक नए प्रांत बने और पुराने प्रांत गायब हो गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। अब जब देश आज़ाद हुआ तो इसकी ओर ध्यान नहीं दिया 1947 में, क्योंकि कई नेताओं ने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो देश में क्या होगा, देश में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। लेकिन 1950 के दशक में महसूस किया गया कि इन राज्यों को भाषाओं के आधार पर बनाना जरूरी है। कुछ राज्यों का गठन संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं की भिन्नता को आदर देने के लिए किया गया। अब अकेला भाषा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब जैसे कई राज्यों की जो संस्कृति है, उनका भूगोल यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो उसको देखते हुए और जातीयता बनावट को देखते हुए भी राज्यों का गठन किया गया। इनमें से आपका जो पहला प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि संस्कृति और भूगोल के देखते हुए कौन से राज्य बने थे। नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे जो राज्य हमारे हैं वो इसी विशेषता के कारण बने हुए हैं। जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा, लेकिन इससे देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हो गया। ये बात जैसे मैंने पहले भी आपको बताई और पिछली क्लासेस में भी आपके आ चुका है कि जो नेताओं को जो डर लग रहा था वो डर गलत था, क्योंकि इससे क्या हुआ, देश का जो मजबूती थी वो बढ़ी, ना कि उसमें दरार आई। इसके बाद बात करते कि भाषा की जो नीति थी, लैंग्वेज पॉलिसी थी, वो किस प्रकार से अपनाई गई थी। तो राज्य की बात, अब भाषा की नीति यानी कि किस भाषा को कौन सा दर्जा दिया जाए, कौन सी भाषाओं को मान्यता दी जाए, तो उसके लिए क्या किया गया था वो देखें। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई थी। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। हिंदी को राजभाषा माना गया, लेकिन हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है या उस समय थी। अभी 44% जैसे हैं, तो हिंदी कितने लोग बोलते थे उस समय, 40% भारतीयों की मातृभाषा थी। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक उपाय किए गए। अब अकेला हिंदी को तो नहीं मान सकते थे ना सबके लिए, और ना इसको लागू कर सकते थे क्योंकि लोग इसका विरोध भी करते। तो इसीलिए अन्य भाषाओं के लिए भी अनेक उपाय किए गए थे। संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। कितनी भाषाओं को, ध्यान रखना, 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में इन्हें रखा गया है। कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में इनको रखा गया है और 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। केंद्र सरकार के किसी भी पद के लिए उम्मीदवार इन्हीं भाषाओं में परीक्षा दे सकता है, लेकिन इनको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की अपनी राज्य भाषाएं हैं, राज्यों का काम अपनी राज्य भाषाओं में भी होता है। अब सब जगह नहीं होता। जैसे हरियाणा में तो हिंदी ही चलती है क्योंकि हरियाणवी एक भाषा नहीं, एक बोली है। लेकिन जैसे पंजाब में आप देखेंगे पंजाबी है, गुजरात में देखेंगे गुजराती है। तो कुछ भाषाएं, जिन राज्यों की भाषा जिनको मान्यता मिली उनमें राज्य भाषाओं का प्रयोग होता है राज्य के अंदर। लेकिन उम्मीदवार जो 22 भाषाएं मैंने आपको बताया, इनमें किसी भी भाषा में एग्जाम दे सकता है। केंद्र की जो नौकरियां हैं, पद हैं, उनके लिए एग्जाम दे सकता है, लेकिन उसको विकल्प, उसको ऑप्शन इसके लिए भरना पड़ता है कि वो उसको पेपर कौन सी भाषा में देना है। इसके बाद बात करते हैं कि श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में सावधानी भरा व्यवहार किया। अब श्रीलंका की कहानी फिर से आपको याद कराती हूँ। श्रीलंका में क्या बताया था कि जो सिंहली भाषा थी उसको लागू किया गया था, उसको राजभाषा बनाया गया था 1956 में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया गया। अकेली हिंदी को महत्व अगर देते तो श्रीलंका के वाली कंडीशन शायद हमारे देश में भी बनती। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कहा गया था कि 1965 में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। अब तमिलनाडु में तेलुगु भाषा जैसे है, तो हिंदी से तो वो बिल्कुल ही, ये लगा लो कि हिंदी तो उनको बिल्कुल भी नहीं आती, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने विरोध किया कि सिर्फ हिंदी भाषा को ही ना मानने मात्र भाषा या फिर लागू करें, अंग्रेजी भाषा भी होनी चाहिए, और उन्होंने इसके लिए विरोध भी किया। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों को ही क्या कर दिया गया, दोनों को ही देश के अंदर रखा गया, दोनों भाषाओं को ही महत्व दिया गया। इसके बाद बात करते हैं कि केंद्र राज्य के जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं। ये तो था भाषा का, कि भाषा के आधार पर जो भी सरकार ने जो भी डिसीजन लिया वो किस प्रकार से लिया। इसके बाद केंद्र और राज्य के जो संबंध थे वो किस प्रकार से थे, वो किस प्रकार काम करते थे। जैसे सत्ता की साझेदारी में हमने बात भी की थी कि इसमें दो स्तर प्रमुख होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो देखिए वो कैसे निर्भर थे एक दूसरे पर। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी है, इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह से व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि अकेला संविधान के लागू करने से कुछ नहीं होना है, जो राजनीतिक दल और जो नेता है वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इसका भी सही होना बहुत ही जरूरी है देश में। तभी जो सत्ता की साझेदारी है, जो संघवाद, वो अच्छे प्रकार से काम कर सकता है। लंबे समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। अब आपको पता ही होगा, अब भी कुछ पार्टी हमारे ऐसे जिनको विशेष में तो जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, लेकिन कुछ पार्टियां क्षेत्रीय में भी हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां बाद में आई हैं। इसका व्यवहारिक अर्थ है कि राज्य सरकारों ने स्वतंत्रता से संघीय इकाई के रूप में अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। अब केंद्र में जो पार्टी है और राज्य में भी वही पार्टी है, तो बंटवारा करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। केंद्र में जो सरकार करेगी वही राज्य में भी फैसला माना जाएगा, तो इसलिए राज्य सरकारों को स्वतंत्रता से अपनी शक्तियों का प्रयोग करना ही नहीं पड़ा। लेकिन जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। अब शक्तिशाली कौन है भारत में, मैंने आपको बताया था, केंद्र सरकार। तो जब राज्य सरकार में अलग दल की, अब मान लो एग्जांपल देती हूँ आपको मैं, मान लो केंद्र में हमारे बन जाते हैं बीजेपी की सरकार और राज्य में बन जाते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ हम पार्टियों की बात नहीं करी, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि किस प्रकार से। तो केंद्र क्या है, शक्तिशाली है, तो उसने राज्य सरकार पर क्या कर सकता है, वो अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उसने शुरुआत की बात है, अलग अलग दलों की सरकार है, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों को अनदेखी करने की कोशिश की, यानी कि उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। 1990 तक तो ऐसा ही चलता रहा। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। जैसे जैसे क्षेत्रीय दल यानी कि राज्यों के जो दल हैं वो बढ़ते चले गए, वैसे वैसे स्थिति बदलती चली गई, केंद्र का प्रभाव उतना ही कम होता चला गया। इसी दौर में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। आप पहले की क्लास में बार बार पढ़ते हैं, गठबंधन सरकार क्या होती है, जब एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों का, जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं, एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाएगी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी कि जो सरकार एक से ज्यादा पार्टियों के मिलने से बनी हो, जिसमें एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, वो गठबंधन करते हैं। और बहुत ही अच्छा उदाहरण अभी आप हरियाणा के इलेक्शन का देख सकते हैं, जो अभी इलेक्शन हुए थे, उसमें जो पार्टी थी जेजेपी और हमारे बीजेपी जो पार्टी है, उन दोनों के गठबंधन से ही सरकार बनी हुई है। इसके बाद देखिए, क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत में नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकार की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। अब क्या हुआ, जिस पार्टी ने गठबंधन किया तो उसको तो सहयोग देना पड़ेगा सरकार को। तो इससे क्या हुआ, जो राज्य सरकार की स्वायत्ता थी और जो उनका आदर था वो भी बढ़ने लगा। अब केंद्र मनमाने ढंग से राज्य सरकार को भंग नहीं कर सकती थी, यानी कि अपनी शक्ति का प्रयोग उन पर अब नहीं कर सकती थी। तो ये थी कि केंद्र और राज्य के संबंध किस प्रकार से भारत में रहे हैं, क्या क्या कंडीशन देश में बनती रही है। इसके बाद बात करते हैं कि भारत की जो भाषाई विविधता है वो कैसी है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि भारत में जो राज्यों का गठन हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ है, ताकि देश की एकता को बनाए रखा जा सके। लेकिन अब बात करते हैं कि जो विविधता वो कितनी प्रकार की है, तो आपने देख लिया कि 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया गया। कितनी भाषाएं, 1300 से ज्यादा, लेकिन सबको अनुसूचित नहीं किया गया। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना आप। इनमें से प्रमुख है भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी। इन वजह से कई भाषाओं को मिलाकर एक बना दी गई, भोजपुरी वर्ग बना दिया, मगधी का बना दिया, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी राजस्थानी। ऐसे ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसे ही समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं, अगर एक जैसी लगती हुई भाषाओं को भी अगर समूहबद्ध किया जाए, एक समूह की मान लिया जाए जैसे ये बना रखी हैं, तो उसके बाद भी अगर टोटल देखें तो 1300 की बजाय कितनी बच जाती है, 121 भाषाएं। तो फिर भी प्रमुख बच जाती है जिनको बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इनमें से
22 भाषाओं को, जो 121 मैं आपको बता रही हूँ, उनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। ध्यान रखिए, 2 प्रश्न आपके बनेंगे कि कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली, 8वीं में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली, 22 भाषाओं को। आप उल्टा भी कर सकते हैं। और इन्हें अनुसूचित भाषा किसे कहते हैं, जिनको अनुसूची में रखा गया उनको क्या कहते हैं, अनुसूचित भाषा। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 44% लोगों की मातृभाषा हिंदी, यानी कि कितने लोग हैं हिंदी बोलने वाले, 44%, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो भाषा हमारे देश के हिंदी। अंग्रेजी भाषा केवल 0.02% लोगों की मातृभाषा है। केवल 0.02% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी का प्रयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं। अगर हिंदी के बाद दूसरे स्थान की बात करें तो आता है बांग्ला भाषा का, जिसको जो 8.03% लोगों की मातृभाषा है। और तीसरा स्थान आता है मराठी का, जिसे 6.86% लोग बोलते हैं। और चौथा स्थान, थोड़ा सा अंतर आप ये भी देख लीजिए, चौथा स्थान आता है तेलुगु का, जिसे 6.70% लोग बोलते हैं। मराठी और तेलुगु में बहुत ही कम अंतर है। तो फर्स्ट 2 तो हमारी हिंदी और बांग्ला भाषा है देश की, जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। आज का जो होमवर्क रहेगा वो देख लीजिए आप। 3 राज्यों के नाम बताइए जिनका गठन संस्कृति भूगोल की विविधता के आधार पर हुआ था। शुरू जब मैंने किया टॉपिक तभी मैंने आपको इनके नाम बताए थे, आप खुद से करेंगे इनको। अनुसूचित भाषाएं किसे कहते हैं, अभी हमने करा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। इसको ध्यान दें, हिंदी के अलावा बोला मैंने, टोटल कितनी है 22, लेकिन हिंदी को अगर छोड़ दे तो कितनी बच जाती हैं, 21 बच जाती है। तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्रकार से भी घुमा के पेपर में दे सकते हैं। तो आप अनुसूचित देखते ही कहीं ना करना कि 22 कर दें, हिंदी छोड़ के है यहाँ पे तो 21 आएंगे। 2011 में हिंदी भाषा कितनी आबादी की मातृभाषा थी, अभी बताया 44% की। हिंदी भाषा के बाद दूसरा तीसरा स्थान कौन सी भाषाओं का, ये भी आपको बताया, अभी परसेंट भी आप कर सकते हैं। भाषाई आधार पर गठित 3 राज्यों के नाम बताइए, ये मैं आपको बता देती हूँ। 2 तो हमारे ही राज्य, पंजाब हरियाणा। भाषा के आधार पर पंजाबी वालों को पंजाब में डाला था, और हरियाणवी बोलने वाले जो लोग थे, बोली जिनकी थी, उनको हरियाणा में, हरियाणा राज्य का उनको बनाया गया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो सबसे पहला राज्य जो था, जो भाषा के आधार पर बना था, यहीं से सबसे ज्यादा विवाद शुरू हुआ था। और एक और आपको बता देती हूँ, महाराष्ट्र। गठबंधन सरकार क्या है, ये हम पहले कर चुके हैं। और राज्य पुनर्गठन रिपोर्ट, एक क्वेश्चन और ये आपका बोर्ड एग्जाम में जैसे आ जाता है, राज्य पुनर्गठन की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था। दोबारा से जो गठन वो भाषा के आधार पर जैसे हुआ था, 1 नवंबर 1956 को इसको लागू किया गया था। और बता देती हूँ थोड़ी सी इसके बारे में, आपने वैसे पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है। आंध्र प्रदेश में श्री रामुलु नाम के एक व्यक्ति ने बहुत ही ज्यादा अनशन पर जो बैठे थे, उनके कारण से ही आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। उसके बाद ही ये नीति चली थी, तो ये लागू हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ये आज आपका फेयर नोटबुक का होमवर्क रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।